हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। और उस मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक आ जाता है वो आता है हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशंस। वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के कोर्स के अंदर हमें पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। जैसे कि मैंने पिछले आपको पढ़ाए थे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जेड ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके अलावा हम लास्ट वाला आज पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? हेंकेल ट्रांसफॉर्म। और इसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है फोरियर बेसल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक एक्सटेंडेड ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि और हम हर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, जितने भी हम पढ़कर आए उसमें हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को, मतलब किसी भी एक ऐसे फंक्शन को जो हमें गिवन होता है उसकी कंडीशंस को देखते हुए हम उसको अपने लिए एक अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फंक्शन जो यूज हो रहा है उसका नाम है बेसल फंक्शन। और बेसल फंक्शन की आपको नो हाउ होनी चाहिए, और मैं इसके आगे लेक्चर अब अपलोड करूंगा तो बेसल के नो हाउ एक लेक्चर में बनाऊंगा ज़रूर, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मैं आज बताने वाला हूं कि हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये आया कहाँ से। तो बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं कि हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो भाई, और आपको मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए यूज होती है? किसी भी चीज को आसान करने के लिए। आसान कर देते हैं। अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन में लेकर आ जाऊं, तो मेरे लिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव इक्वेशन, मेरे पास आसान हो जाता है कि अलजेब्राइक इक्वेशन को डील करना। तो इसी वजह से हम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। तो बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आखिर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को मैं रिकॉल करता हूं। मैंने कहा आपके पास जो एफ ऑफ एस होता था, आपके पास जो एफ ऑफ एस होता था वो बेसिकली क्या होता था? इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड ई की पावर आयोटा एस एक्स एंड डी एक्स। तो मेरे ख्याल से फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन यही थी। अगर मैं बात करता हूं इसी की बिहाफ पर इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहता था कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है बेटा 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू डी एस। तो बेसिकली ये दो मेरे पास ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि मेरे को निशानदेही करते हैं या मुझे बताते हैं क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर मैं एक काम करूं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ डबल वेरिएबल लेकर आऊं, मतलब एफ एक्स वाई मल्टी वेरिएबल फंक्शन बनाऊं, तो क्या करूंगा? मैंने कहा देखो, अगर मैं कहता हूं, मैंने कहा इसको अगर मैं s कामा टी के अंदर लेकर आता हूं, मैंने कहा टी मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब डबल के अंदर जो है आपका डबल इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी डबल इंटीग्रल हो गया। अब एफ एच टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने कहा एक वेरिएबल यहाँ y इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कितना हो जाएगा? e की पावर आयोटा, यहाँ पे मैं आपके पास ब्रैकेट में बनाऊंगा एस एक्स प्लस टी वाई। अब देख सकते हो y वेरिएबल लिया और एक t वेरिएबल लिया, आगे कितना आ जाएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू dx एंड dy। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अगर मैं इसी का बात करूं इस चीज के अंदर, तो डबल इंटीग्रल है आपके पास, तो डबल इंटीग्रल तो मैं क्या कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज नथिंग बट इक्वल टू, भाई मतलब दो इंटीग्रल है तो 1/2 पाई, 1/2 पाई कितना होगा? 1/4 पाई स्क्वायर एंड नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर अगेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, डबल इंटीग्रल बनेगा। और ये फंक्शन अब अंदर चला जाएगा, क्या होगा? एफ एस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस टी, और आगे कितना होगा? e की पावर माइनस आयोटा और एस एक्स प्लस टी वाई, और आगे कितना आ जाएगा आपके पास? आप किस में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो? एस और टी में, तो कितना आ जाएगा बेटा? डी एस एंड डी टी। तो बेसिकली ये मैंने क्या किया, आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाया फोरियर ट्रांसफॉर्म का इन टर्म्स ऑफ डबल वेरिएबल्स में। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए नाम देता हूं 1, इसको थोड़ी देर के लिए नाम देता हूं 2। ठीक हो गया? अब मैं इसको नाम देने के बाद क्या करता हूं, इसमें कुछ अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। और आपको पता है
पोलर कोऑर्डिनेट्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एफ एक्स वाई जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एफ ऑफ आर थीटा में, और जो यहाँ पे डी एक्स डी वाई होता है वो किसमें चेंज आता है, आर डी थीटा। अब अकॉर्डिंग टू जैकोबियन, जो आप लोग पढ़ा होगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर जैकोबियन होता है, उसका मैं कॉन्सेप्ट अलग से आपको नहीं दे सकता क्योंकि काफी ज्यादा अपना तवील हो जाएगा। तो ये बात याद रखो कि डी एक्स डी वाई जो बराबर किसके होता है, आर एंड डी थीटा के। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, मैंने कहा लेट कर लो, मैंने कहा फर्ज कर लो, क्या फर्ज करो कि आपके पास जो x है ना वो बराबर है बेटा r cos थीटा का, क्योंकि ये तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बच्चे को आती है, और y बराबर हो गया आपके पास r sin थीटा के, मान लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी और ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ, मैंने कहा जो s है वो आपके पास बराबर हो गया मान लो p cos अल्फा, और t बराबर हो जाएगा आपके पास मान लो p sin अल्फा। मैंने कहा मैं ये दो कोऑर्डिनेट्स इसमें अलग से इंट्रोड्यूस करवाता हूं जो कि आपके सामने मौजूद है। ठीक हो गया, यहां तक हमने बात करी कि दो आपके, मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मतलब जो आपने इसको चेंज किया तो ये कितना हो जाएगा, p कामा अल्फा, क्या आपने क्या करा, वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। अब आ जाओ, जब आप इसके अंदर चेंज करोगे तो बेटा पोलर कोऑर्डिनेट में जब चेंज की जाती है बात को, तो ये हो जाता है 0 से लेके इन्फिनिटी, और आपका जो फंक्शन है ऑब्वियसली सी बात है कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स की रेंज यही होती है। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, मैंने कहा देखो ये हो जाएगा एफ एक्स कामा वाई, किस में चेंज होगा बेटा, एफ ऑफ आर कामा थीटा के अंदर। अब यहाँ देखो कितना आएगा, ई की पावर आयोटा एस एक्स, अब एस की वैल्यू कितनी थी बेटा, पी कॉस अल्फा, फिर देखो x की वैल्यू कितनी थी, r cos थीटा, फिर आगे देखो बेटा कितना आया, प्लस देखो t बाय t की वैल्यू कितनी थी बेटा, p sin अल्फा, और y की वैल्यू कितनी थी बेटा, r sin थीटा, ये कितना आ जाएगा r sin थीटा, और आगे कितना आ जाएगा बेटा dr d थीटा, लेकिन एक r अलग से आता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म किया, अब थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं, मैंने कहा देखो एफ ऑफ पी कामा अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब देखो ये r और f ऑफ r थीटा तो चलो ऐसे ही रहा, ये कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा, यहाँ देखो पी आर, इसमें भी पी आर, इसमें बेटा कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये चेंज जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस अल्फा, और आगे आपके पास क्या बचा, dr एंड d थीटा। और ये आपने क्या कर लिया, इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स अपने फंक्शन को चेंज कर लिया। ठीक हो गया, अच्छा जी यहां तक हम पहुंचे, यहां तक हमें कोई मुश्किल यहां पर दरपेश नहीं आई क्योंकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अगर मैं एक काम करता हूं, इसी को अगर मैं इस फंक्शन को r थीटा में चेंज करूं तो क्या होने वाला है, जरा यहां पे भी गौर कर लेते हैं। मैंने कहा देखो गौर से, मैंने कहा अगर मैं r थीटा को यहाँ पे अगर मैं r थीटा कर दूं तो r थीटा को मैं चेंज कर सकता हूं, मैंने कहा 1/4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 0 टू r, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 टू 2 पाई, हो गया 0 टू 2 पाई। अब एफ एस टी, अब आपके पास ऑब्वियसली सी बात है क्या आएगा, वही आ जाएगा ना आपके पास एफ ऑफ एस टी की जगह कितना आ जाएगा, r थीटा की जगह मैंने क्या चेंज किया था, एफ ऑफ पी अल्फा, यहाँ पे कितना आ जाएगा p कामा अल्फा, और आप जब यहां से चेंज कर रहे हो तो कितना आएगा, सेम टू सेम का कंडीशन आ जाएगी, बट माइनस के अंदर पी आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, और आगे आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या लगेगा बेटा dp और d अल्फा, लेकिन अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्म करता हूं तो dx dy चेंज हो जाता है, तो ये होगा p dp, तो आपके पास एक p एक्स्ट्रा से यहां पर भी आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने और कुछ नहीं किया। अब मैं असल काम यहां से करना स्टार्ट करूंगा। अब इसको आप जल्दी से लिखो ताकि मेरे पास जगह बने, फिर मैं और आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूं। चलो स्टूडेंट्स, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपना काम लिख लिया होगा। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कुछ एक छोटी मोटी सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा लेट कर लो आपका जो एफ ऑफ आर थीटा था ना, वो बेसिकली बराबर होता है एफ ऑफ आर इनटू ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा के।
ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है, ये बराबर होता है। अब जिस प्रोसीजर से होता है मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस प्रोसीजर के लिए मुझे फिगर अगर बनानी पड़ जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपसे छोटी मोटी सी बात करता हूँ, मैंने कहा ट्राइंगल बनाता हूँ, मैंने कहा देखो एफ ऑफ आर थीटा, आर थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है आर, ये होता है थीटा, इतना तो आपको मालूम है। अब देखो मैं फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि ये फंक्शन बनेगा आर का, और अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाता हूं तो इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट दिस कोऑर्डिनेट शुड बी कोसाइन थीटा कॉमा साइन थीटा, ये होता है। तो अगर मैं इसको अगर इन टर्म्स ऑफ दिस वन भी लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस वन मैं आराम से लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर आराम से, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अब मैं ये चीज जो है अब इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। मैं पहले दो इक्वेशन बना चुका था, मैंने बोलता हूँ इसको 3, इसको बोलता हूँ मैं 4। मैंने कहा इक्वेशन बन गई, अब मैं इस पे काम करता हूँ। मैंने क्या लिखा हुआ है, एफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी कामा अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाए, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाए। अब देखो r और f ऑफ r, मतलब ये कितना हो जाएगा r और f ऑफ r, कितना हो जाएगा r f ऑफ r, और इस पूरे की जगह जो r थीटा था क्या पुट करा मैंने, e की पावर माइनस आयोटा n थीटा, ठीक हो गया, पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या बचा, ऑब्वियसली सी बात है ऊपर वाली टर्म बची, ऊपर वाली टर्म को लिख लो, e की पावर आयोटा पी आर, आगे इतना बचेगा कॉस थीटा माइनस अल्फा, और आपके पास क्या बचा लास्ट में, ये वाला टर्म डी आर एंड डी थीटा, क्योंकि मैं आर यहाँ पर लिख चुका हूँ। मैंने ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कर दी। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब आप गौर से देखो कि एफ प्राइम ऑफ पी अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, अब 0 टू लेके 2 पाए। अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, अब मैं देखो इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पढ़ने वाला है नहीं ना, तो मसले वाली बात है ही नहीं। मैंने कहा आर एफ ऑफ आर, और आगे कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा प्लस आयोटा पी आर, आगे कितना आ जाएगा कॉस, फिर आगे कितना आएगा थीटा माइनस अल्फा इज नथिंग बट डी आर एंड डी थीटा। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक और सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कहा लेट कर लो, फर्ज कर लो कि आपका जो एक एंगल ले लेता हूँ फाई, वो बराबर होगा आपके पास अल्फा माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2। आपने ये सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, इस सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल हमने किया, ऑब्वियसली सी बात है जब मैं फाई एंगल में चेंजिंग कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, मेरा जो डी थीटा है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डी फाई में, ऑब्वियसली सी बात, ठीक हो गया। जब मैं इसको चेंज करता हूं तो चेक करते हैं इसमें मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मतलब चेंज हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है इसमें। मैंने कहा देखो एफ ऑफ पी कामा अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाए, आर अपनी जगह, एफ ऑफ आर अपनी जगह, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। अब यहाँ थीटा की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, यहाँ आपने गौर से देखना है, क्या गौर से देखना है कि मैं थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूं। अब यहाँ एन थीटा है, तो एन थीटा की जगह में यहाँ क्या पुट कर सकता हूं, मैंने कहा फाई माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 2 कर सकता हूं। मैंने कहा भाई ऑब्वियसली बातें कर सकता हूं। मैंने कहा देखो ई की पावर माइनस आयोटा, और एन की जगह अपने पास ऐसे ही रहेगी, और इस थीटा की जगह क्या पुट हो जाएगा, फाई और माइनस अल्फा प्लस का पाई ओवर 2, किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। मैंने कहा देखो प्लस के अंदर आयोटा, मैंने कहा पी आर की जगह मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बच रहा है आपके पास कोसाइन, और यहाँ पे थीटा की जगह में अगेन क्या पुट कर सकता हूँ, फाई माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैंने कहा कितना हो जाएगा, फाई माइनस अल्फा प्लस पाई ओवर 2 अगेन नेगेटिव अल्फा। तो यहाँ पर कंडीशंस आपके सामने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ तक आप देख लो, कोई परेशानी आपको हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। मैं यहाँ पे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा आपके पास ये इंटीग्रेशन आपके पास बन चुका था। अब देखो यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा यहाँ पर हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ देखेंगे हम कि एफ ऑफ p कामा अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी
0 to 2 पाए और r f ऑफ r अपनी जगह पर। और यहां से मैं काम करता हूं, मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्मेशन को डायरेक्टली गिवन करूंगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मान लो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, मैंने कहा e की पावर आयोटा n और पाई बाय 2 माइनस अल्फा, मैंने कहा पाई बाय 2 माइनस अल्फा को मैं यहाँ पर ब्रेक कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ r इंटू एफ आर को यहाँ पे मैं ऐसे रख देता हूँ जो कि बेसिकली मेरे पास था, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाए बाकी जो टर्म्स बचती हैं वो लिख लेता हूँ। बाकी टर्म क्या बचेंगी, e की पावर आयोटा के साथ n फाई फिर माइनस, अच्छा यहाँ पे जो टर्म बचता है आपके पास क्या होता है कॉस पाई बाय 2 प्लस फाई, ये बेसिकली चेंज हो जाएगा किसके अंदर, माइनस साइन फाई में मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ये बराबर होती है बेटा कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2, ये बराबर होता है आपके पास साइन थीटा लेकिन माइनस का, और ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, माइनस का आयोटा यहाँ पे कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा पी आर और साइन फाई, तो आपके पास ये कंडीशन बच जाएगी। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर नो हाउ है कि व्हाट इज क्या कहते हैं बेसल फंक्शन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बेटा ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना बेसिकली ये बराबर किसके होती है, बेसल फंक्शन ऑफ पी आर के। क्या होती है, बेसल फंक्शन ऑफ पी आर। मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो यहाँ पर देता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पे आपने इस पूरे इंटीग्रल को क्या बना देना है, जे एन पी आर। जब मैं इसको जे एन पी आर बनाऊंगा तो मैं आगे क्या करता हूँ, यहाँ पर आप गौर से देखते जाना। अब यहाँ पर मेरे पास जगह की थोड़ी सी परेशानी है तो मैं यहाँ पर पहला इंटीग्रल आपके सामने मिटा देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है और आप यहाँ तक लिख चुके हो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं देखो यहाँ अगर मैं जे एन पी आर पुट करता हूँ तो मैंने क्या करा, एफ ऑफ पी कामा अल्फा मेरे पास ऐसे का ऐसे ही, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो ई पावर, इनके मैं कह सकता हूँ कि ई पावर आयोटा एन और पाई बाय 2 माइनस अल्फा अपनी जगह ऐसे का ऐसे ही है, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी क्या बचता है आपके पास, एफ ऑफ आर इंटू आर। और ये जो पूरा फंक्शन है ना, मैं आपको एक दफा जनरल फॉर्मूला लिख के बता देता हूं कि जे एन पी आर जो होता है आपके पास बराबर होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ई की पावर आयोटा एन फाई माइनस पी आर, और यहाँ पे कितना आता है आपके पास साइन फाई और डी फाई। बेसिकली दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन, और ये आपको याद होनी चाहिए, और याद ना भी है तो चलेगा लेकिन आपको यहां समझ में रखो कि नोट कर लो कि दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन। तो यहाँ पे जब मैं इसको उठा के रखूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास सिर्फ इंटीग्रल है 2 पाई नहीं है, तो 2 पाई इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई, ये वाला 2 पाई ऊपर आएगा और ये जे एन पी आर में यहाँ पर लिख सकता हूँ, और आराम से ये कितना हो जाएगा डी आर। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक इसको मतलब बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके रख दिया है। अच्छा अब इस पूरे इंटीग्रल को आप थोड़ी देर के लिए मान लो ये एफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी है, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो एज अ मतलब मानने वाली बात है, मान लो। अब मानने के बाद क्या करना है, हमने एक इक्वेशन नंबर 4 तैयार की थी, अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ पी अल्फा इसमें जनरेट करना था, तो इसको उठाओ और इसके अंदर रख दो। जब इसके अंदर रखोगे तो आपके पास फर्दर कैलकुलेशंस होंगी। तो अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं, बेसिकली दिस इज वेरी इजी, यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो मैं देखो जरा गौर से कि एफ ऑफ आर थीटा के अंदर जब मैं ये सारी चीजों को पुट कर रहा हूं, अगर मैं इसको एफ ऑफ पी मान के चलता हूं तो यहाँ जरा गौर से देखना कि एफ ऑफ आर थीटा जो है वो बेसिकली ये, अब यहाँ पर देखो जो 2 पाई है इससे कितना कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू आर, मतलब भाई 0 टू आर नहीं था, 0 टू इंफिनिटी था, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे कितना बचा, 0 से लेके 2 पाई, और आगे आप ये सारी वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे, एफ ऑफ पी अल्फा के अंदर। तो यहाँ पे आपका पी डी पी तो पहले से रहेगा जो कि था, और इसके अलावा आप ये चीज जब इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई ई की पावर आयोटा एन पाई ओवर 2 माइनस अल्फा,
और ये आपके पास एफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी आ गया, और बकाया आपके पास ये चीज तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब क्या था, ई की पावर माइनस आयोटा पी आर एंड कोसाइन थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या बच रहा था आपके पास, डी अल्फा। तो मतलब ये पूरा इंटीग्रल मैंने उसमें पुट कर दिया। अब यहाँ पर जरा गौर से देखने वाली बात है कि एफ ऑफ आर थीटा की मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लिखी थी एफ ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा दिस वन। तो अब यहाँ पर जो है ऑब्वियसली सी बात है कि अगर यहाँ पे मैं एक और सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, मैंने कहा मान लो, मैंने कहा लेट, मैंने कहा एक नया, मैं क्या कहते हैं आपके सामने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका नाम होता है साई, और मैं साई की सब्स्टिट्यूशन लूंगा थीटा माइनस अल्फा प्लस का पाई बाई 2। इसी तरीके से मैंने पीछे भी एक सब्स्टिट्यूशन ली थी। अब इस सब्स्टिट्यूशन को मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली सी बात है, अब मैं यहाँ पे अल्फा के बारे में बात कर रहा हूँ कि अल्फा में वेरिएबल है, तो मेरा जो डी अल्फा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डी साई के अंदर। तो अब यहाँ से कन्वर्शन करो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, एफ ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2 पाई। ऑब्वियसली सी बात है, अब ये 2 पाई कैंसिल हो सकता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चेंजेस करूंगा। अब देखो ये 2 पाई कैंसिल हो गया, जो लिखने की यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और यहाँ पर जो पी डी पी था जैसा था वैसे ही रखा आपने। अब जरा इसकी जो है वो पावर्स को आपने ऐड करना है, फिर ये सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल होगा। अब आपके पास ये एफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी जैसा था वैसे ही रहेगा। अब ये चीज आपने करनी है, तो ये कितना बराबर हो जाएगा, ई की पावर आयोटा एन पाई बाई 2 माइनस अल्फा। सही बात कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल सही बोलना चाह रहा हूं। इसके बाद माइनस आयोटा पी आर कोसाइन थीटा माइनस अल्फा, और आपके पास क्या बचेगा, डी अल्फा फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने अपनी कंडीशंस को चेंज अभी नहीं किया है। जब मैं कंडीशन को चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे देखो जरा, ई की पावर आयोटा एन थीटा, यहाँ पे आपको अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जब मैं ये फाई की जगह मतलब वैल्यूज को पुट करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, मैं यहाँ पे अल्फा पुट कर सकता हूँ, अल्फा पुट कर दो बेटा। कितना हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ आर ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ये आपके पास हो जाएगा पी डी पी, और ये हो जाएगा एफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी, जो कि बेसिकली पूरे इंटीग्रल के बराबर है। अच्छा जी, अब यहां से मैं कंडीशन निकालता हूं। मैंने कहा ई की पावर माइनस आयोटा, बल्कि हाँ ठीक है, ई की पावर आयोटा एन थीटा, ई की पावर आयोटा एन पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब यहाँ देखो, पाई बाई 2 माइनस अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, साई माइनस, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साई माइनस थीटा। ऑब्वियसली सी बात, कोई मतलब कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखो आयोटा पी आर और थीटा माइनस अल्फा की जगह क्या पुट सकता हूँ, साई प्लस पाई बाई 2। ये कितना हो जाएगा, साई प्लस पाई ओवर 2, और आगे कितना बचेगा बेटा, डी साई, क्योंकि मैं डीपी की वैल्यू यहाँ पर ले चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी क्रिटिकल सी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन समझ में आपके आ रही होगी कि मैं आखिर यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, नथिंग वेरी टिपिकल, बट थोड़ी सी आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी बातें समझ ली कि किस चीज को क्या बोलते हैं, किस चीज को क्या नहीं बोलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो ई की पावर आयोटा एन और माइनस का थीटा बाहर आ रहा है। मैंने कहा देखो एफ ऑफ आर इज नथिंग बट इक्वल टू ई की पावर, बल्कि इसके साथ ही था आयोटा एन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई। बल्कि नहीं, थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूंगा। मैंने कहा यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को पहले लिख देते हैं, एफ ऑफ पी। अब यहाँ पे पी और डी पी, और आगे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ लगा देता हूँ कि मल्टीपल में इंटीग्रेशन चल जाती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपका बचेगा ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा और ई की पावर आयोटा एन साई, जो कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और माइनस का जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे बेटा कॉस लिखा हुआ था, तो कॉस का जब थीटा प्लस पाई बाई 2 करता हूँ तो ये कस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के माइनस, ऑब्वियसली प्लस में बात कर रहा हूँ तो साइन फाई के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, पी आर, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, साइन साई।
और आपके पास कितना बचेगा डी साई। अब देखो e की पावर आयोटा एन थीटा, e की पावर आयोटा एन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। अच्छा जी, मैंने आपको फिर यहाँ बताया कि ये जो पूरा इंटीग्रल है वो किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर अच्छा यहाँ पर हमने एक बात की थी कि यहाँ पर जो है वो एक 2 पाई कैंसिल हुआ था, एक 2 पाई रहता था, क्योंकि अगले में कितना था 4 पाई स्क्वायर, थोड़ा करेक्शन करना कि एक 2 पाई नीचे रहता था। अब यहाँ पे अगर मैं जे एन पी आर की जगह वैल्यू पुट करता हूँ तो मैंने कहा एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, जहां भी आपने नहीं लगाया है वहां लगा लो 1/2 पाई 1/2 पाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी पी डी पी, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई इंटू जे एन पी आर, और ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। और आपके पास अभी ये पूरा इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब ये देखो बेटा 2 पाई से 2 पाई यहाँ कैंसिल हो गया, आपके पास बची कंडीशन ये। तो आपका जो फंक्शन ऑफ आर आया ना वो क्या आया, जिसमें मैंने अपना फंक्शन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी आपका ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, ये देखो बेटा P और आगे कितना आया जे एन पी आर, और आगे कितना आ गया dp। तो आपके पास ये डेफिनेशन जो निकल कर आई, ये जो इंटीग्रल आपके पास बनकर आया, दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इतना सारा जो मैंने काम किया ये सब इसलिए किया कि मैं हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन तक आपको लेकर जा सकूं। तो ये जो है आपके पास जो डेफिनेशन होती है दिस इज कॉल्ड हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें याद रखना कि जो जे एन होता है ना आपके पास, जे एन जो आपके पास फंक्शन होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इंट्रो दे के बता देता हूँ कि जे एन फंक्शन क्या होता है। ये जो जे एन फंक्शन होता है ये बेसिकली बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ, मैं एक्स लिखना चाहूंगा क्योंकि इसके ऑर्डर्स होते हैं, एन इज द ऑर्डर ऑफ द बेसल फंक्शन। तो ये बराबर होता है बेटा समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर r x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड गामा n प्लस r प्लस 1। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ गामा क्या कहते हैं बेसल फंक्शन। तो ये बेसल फंक्शन बेसिकली यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, मैंने इसको ऐसे लिखकर आपको बताया है। तो बेसिकली दिस इज द बेसल फंक्शन, और ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ड्राइव करने को मिला, तो इसका मतलब टोटल नाम क्या हो गया फोरियर बेसल ट्रांसफॉर्मेशन। अगले लेक्चर में आपको मैं ये बात समझाऊंगा कि मतलब बेसल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने समझी तो उसमें बेसल फंक्शन के किस किस चीज का यूज हमें करना है, कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो काफी ज्यादा नॉन एलिमेंट्री टाइप ऑफ द इंटीग्रल्स आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं, लेकिन उन नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल्स के अंदर अगर हम फॉर्मूलाज को याद रखेंगे तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और शॉर्ट हो जाता है। तो हम ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। तो बेसिकली आज जो हमने समझा वो क्या समझा कि हमारा जो डेफिनेशन होता है f ऑफ x, अगर मैं इन टर्म ऑफ x लिखूं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p। जैसे कि अगर मैं लेप्लास को बोलता था तो मेरा जो t था वो s में कन्वर्ट होता था, यहाँ पे मैं x को p में कन्वर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात p और यहाँ कितना आ जाएगा jn pr और dp, और इस तरीके से ये डेफिनेशन ड्राइव हो जाती है और हम इस पूरे फंक्शन को क्या नाम देते हैं हैंकेल ट्रांसफॉर्म। क्या नाम देते हैं हैंकेल ट्रांसफॉर्म्स। क्या नाम देते हैं बेटा हैंकेल ट्रांसफॉर्म्स। ये हैंकेल ट्रांसफॉर्म की बेसिकली डेफिनेशन है और काफी ज्यादा टिपिकल इसकी जो है वो डेरिवेशन थी, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही ड्राइव हुई है, तो आपके पास ये डेफिनेशन निकल कर आ जाती है और बेसिकली क्या है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटीग्रल। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इंतजार करो कि मैं अगला लेक्चर कब लेकर आता हूँ। इंशाल्लाह जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खुदा हाफिज।